everyone, welcome back to my channel Biopost. So today we are going to discuss about mechanism behind aggregation. तो जैसे हमने हमारे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि तीन अलग अलग लाइफ साइकिल होते हैं, वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल। और जो हमने असेक्सुअल लाइफ साइकिल देखी थी उसमें हमने तीन अलग अलग स्टेजेस देखे थे, एग्रीगेशन, माइग्रेशन और कल्मिनेशन। तो जो एग्रीगेशन होता है डिटियोस्टीलियम डिस्कॉइडम में, वो एग्रीगेशन किस मॉलिक्यूल के बेसिस पे होता है, कौन से मॉलिक्यूल्स इन्हें एग्रीगेट के लिए इनिशिएट करते हैं, गाइड करते हैं, वो सारे मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और एक बात कि अगर आपने लाइफ साइकिल ऑफ डिटियोस्टीलियम डिस्कॉइडम वो वीडियो नहीं देखी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगी, आप पहले जाके वो वीडियो देखें ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। आप जैसे इस वीडियो में देख सकते हो कि जो डिटियोस्टीलियम्स होते हैं वो कैसे एक दूसरे से एग्रीगेट कर रहे हैं, तो इस एग्रीगेशन के पीछे के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स इन डिटियोस्टीलियम को गाइड करते हैं और कैसे एग्रीगेशन इनिशिएट होता है। जो फर्स्ट मॉलिक्यूल होता है वो होता है साइक्लिक एएमपी। अब ये साइक्लिक एएमपी का मेन फंक्शन क्या होता है? साइक्लिक एएमपी मतलब साइक्लिक एडेनोसिन 3,5 मोनोफॉस्फेट। तो ये साइक्लिक एएमपी का मेन फंक्शन क्या होता है? फर्स्ट मेन फंक्शन होता है कि वो इनिशिएट करता है मूवमेंट को। जो एग्रीगेशन होती है डिटियोस्टीलियम में, उसे इनिशिएट कौन करता है? वो इनिशिएट करते हैं साइक्लिक एएमपी। और दूसरा मेन फंक्शन ये होता है कि वो डिटियोस्टीलियम को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो डिटियोस्टीलियम खुद भी साइक्लिक एएमपी रिलीज करे। क्या करे? साइक्लिक एएमपी रिलीज करे। तो साइक्लिक एएमपी दो फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट कि वो इनिशिएट करते हैं मूवमेंट, जो डिटियोस्टीलियम होते हैं वो एक दूसरे के तरफ एग्रीगेशन के लिए बढ़े, उस मूवमेंट का इनिशिएशन कौन करता है? वो करता है साइक्लिक एएमपी। और दूसरा फंक्शन है कि वो डिटियोस्टीलियम को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो खुद भी साइक्लिक एएमपी रिलीज कर सके ऑफ देयर ओन। अब ये होगा इनिशिएशन। अब इनिशिएशन साइक्लिक एएमपी ने कर दिया, लेकिन जो एग्रीगेट होता है वो जब डिटियोस्टीलियम एक दूसरे से एग्रीगेट करते हैं तो वो एग्रीगेट स्टेबलाइज हो सके और वो एग्रीगेट टूटे नहीं, एक दूसरे जो डिटियोस्टीलियम होते हैं वो एक दूसरे से जॉइन हो सके, चिपके रहे, टूटे नहीं, वो एग्रीगेट स्टेबलाइज रखे। इनके पीछे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? वो मॉलिक्यूल्स होते हैं सेल एडिजन मॉलिक्यूल्स। तीन अलग अलग सेल एडिजन मॉलिक्यूल होते हैं। कितने होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ सेल एडिजन मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो पहला जो सेल एडिजन मॉलिक्यूल होता है वो है 24 किलो डाल्टन ग्लाइकोप्रोटीन। अब जैसे हमने देखा था पिछले वीडियो में लाइफ साइकिल ऑफ डिटियोस्टीलियम डिस्कॉइडम में कि वेजिटेटिव लाइफ साइकिल होती है और असेक्सुअल लाइफ साइकिल होती है। अब जब वेजिटेटिव लाइफ साइकिल होती है उसमें फूड सप्लाई कैसा होता है? एबेंडेंट होता है। कैसा होता है? एबेंडेंट होता है। लेकिन असेक्सुअल लाइफ साइकिल में फूड सप्लाई कैसा होता है? एग्जॉस्ट हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। इसकी वजह से ही डिटियोस्टीलियम एग्रीगेट करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं। तो इनिशियली डिटियोस्टीलियम में ये 24 किलो डाल्टन ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता। क्योंकि वेजिटेटिव लाइफ साइकिल में फूड की सप्लाई एबेंडेंट होती है, इसलिए वो अकेले अकेले रहते हैं। लेकिन जब फूड की सप्लाई एग्जॉस्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तब इन्हें एग्रीगेट करना पड़ता है। जब एग्रीगेट करना पड़ता है तब 24 किलो डाल्टन ग्लाइकोप्रोटीन डिटियोस्टीलियम में सिंथेसाइज होता है। अब जब ये mRNA, इस प्रोटीन का mRNA ट्रांसक्राइब होता है, तब ये mRNA क्या करता है? प्रोटीन ट्रांसलेशन होता है इसे mRNA का प्रोटीन में, 24 किलो डाल्टन ग्लाइकोप्रोटीन में। और ये प्रोटीन कहाँ पे जाके लोकलाइज हो जाता है? ये प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लोकलाइज हो जाता है। कहाँ पे लोकलाइज हो जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और इस ग्लाइकोप्रोटीन का मेन फंक्शन क्या है कि अगर ये ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट नहीं रहा, अगर ये ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसाइज नहीं हुआ डिटियोस्टीलियम में, तो एग्रीगेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? डिटियोस्टीलियम एग्रीगेट ही नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे से चिपक ही नहीं पाएंगे, एक दूसरे से स्टिक नहीं हो पाएंगे अगर ये ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट नहीं, सिंथेसाइज नहीं हुआ डिटियोस्टीलियम में।
तो बेसिकली डिटियोस्टीलियम में ये प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता इनिशियली, लेकिन जब फूड सप्लाई एग्जॉस्ट हो जाता है और डिटियोस्टीलियम को एग्रीगेट करना पड़ता है, तब एग्रीगेशन के वक्त ये 24 किलो ग्लाइकोप्रोटीन का जो mRNA होता है वो ट्रांसक्राइब हो जाता है, और ट्रांसलेशन के बाद वो प्रोटीन में कन्वर्ट होके कहाँ पे लोकलाइज हो जाता है, वो लोकलाइज हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और इस ग्लाइकोप्रोटीन का मेन फंक्शन क्या है कि वो एग्रीगेशन को एग्रीगेशन करवाता है और डिटियोस्टीलियम को एक दूसरे से स्टिक करवाते हैं, जॉइन करवाता है ये ग्लाइकोप्रोटीन। अगर ये ग्लाइकोप्रोटीन नहीं रहा तो जो डिटियोस्टीलियम होते हैं वो एग्रीगेट नहीं कर पाएंगे और एक दूसरे से स्टिक नहीं हो पाएंगे, जॉइन नहीं हो सकते। सो ये मेन फंक्शन होता है सेल एडेजन मॉलिक्यूल्स 24 किलो डाल्टन ग्लाइकोप्रोटीन का। अब हम देखेंगे दूसरा सेल एडेजन मॉलिक्यूल जो होता है 80 किलो डाल्टन का, 80 किलो डाल्टन ग्लाइकोप्रोटीन। अब इस ग्लाइकोप्रोटीन का मेन फंक्शन क्या है, स्टेबिलाइजेशन। अब एग्रीगेशन का इनिशिएशन हो गया, इनिशिएशन कौन करता है, साइक्लिक एमपी। उसके बाद हमने देखा कि एग्रीगेट कौन करवाता है, 24 किलो डाल्टन ग्लाइकोप्रोटीन। लेकिन जो एग्रीगेट हुआ है उसे स्टेबिलाइज कौन करवाता है, स्टेबिलाइजेशन। तो वो स्टेबिलाइजेशन कौन कराता है, 80 किलो डाल्टन ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है वो स्टेबिलाइज करता है। वो एग्रीगेशन क्या करते हैं, स्टेबिलाइज करते हैं। अगर ये प्रोटीन नहीं रहा, अगर ये प्रोटीन डिटियोस्टीलियम में सिंथेसाइज नहीं हुआ, तो जो स्लग्स होते हैं उनकी जो साइज होती है वो कैसी रहेगी, एकदम स्मॉल रहेगी। कैसी रहेगी, एकदम स्मॉल रहेगी। अगर ये प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं हुआ तो स्लग्स की जो साइज रहेगी वो बहुत कम रहेगी। और दूसरी बात, अगर जो फ्रूटिंग बॉडीज होती है उनकी भी साइज 1/3 हो जाएगी। जो नॉर्मल साइज होती है फ्रूटिंग बॉडी की, उन नॉर्मल साइज का 1/3 फ्रूटिंग बॉडी बनेगा अगर ये ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट नहीं रहा तो। सो ग्लाइकोप्रोटीन का मेन फंक्शन क्या है, स्टेबिलाइजेशन। वो एग्रीगेट जो होते हैं, डिटियोस्टीलियम जो एग्रीगेट होते हैं उनका स्टेबिलाइजेशन कौन करवाता है, 80 किलो डाल्टन ग्लाइकोप्रोटीन। अगर ये प्रोटीन नहीं रहा तो स्लग्स जो होते हैं उनकी साइज़ कैसी रहेगी, बहुत स्मॉल रहेगी। और जो फ्रूटिंग बॉडीज़ रहेंगे उनकी भी साइज़ कैसी हो जाएगी, 1/3 ऑफ द नॉर्मल साइज। उनकी जो नॉर्मल साइज रहेगी उससे 1/3 वो हो जाएंगे। सो ये सेकेंड सेल एडिजन मॉलिक्यूल था 80 किलो डाल्टन। अब थर्ड सेल एडिजन मॉलिक्यूल क्या करता है, माइग्रेशन को एक्टिवेट करता है। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, असेक्सुअल लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस होते हैं, एग्रीगेशन, माइग्रेशन और कल्मिनेशन। तो ये जो माइग्रेशन होता है सेकेंड स्टेज, उसका इनिशिएशन कौन करता है, थर्ड एडिजन मॉलिक्यूल, सेल एडिजन मॉलिक्यूल जो होता है वो इस माइग्रेशन का इनिशिएशन करता है। और दूसरी बात, जो प्री स्टॉक सेल्स होते हैं, उन प्री स्टॉक सेल्स को उन्हें इंस्ट्रक्ट करता है कि वो जो माउंड होता है उसके टॉप पे जाके रिसाइड करे। थर्ड सेल एडिजन मॉलिक्यूल क्या करता है, प्री स्टॉक सेल को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो जो माउंड होता है उस माउंड के टॉप पे जाके रिसाइड कर ले, वहाँ पे रह ले, टॉप पे जाके रिसाइड कर ले। सो ये मेन फंक्शन होता है साइक्लिक एडिजन मॉलिक्यूल। जो थर्ड साइक्लिक एडिजन मॉलिक्यूल होता है उसका मेन फंक्शन क्या है कि वो माइग्रेशन को इनिशिएट करता है और प्री स्टॉक सेल को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो जो माउंट होता है उसके टॉप पे जाके रिसाइड कर ले, रह ले वहाँ पे जाके। सो ये मेन फंक्शन होता है थर्ड सेल एडिजन मॉलिक्यूल का। अब हम देखेंगे डिफ्रेंशिएशन इन डिटियोस्टीलियम। और जैसे हमने देखा था पिछले वीडियो में, जो सुडोप्लाज्मोडियम होता है या फिर ग्रेक्स होते हैं, उनके जो एंटीरियर सेल्स होते हैं, ये एंटीरियर सेल्स क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं स्टॉक सेल। ये क्या बनाते हैं, स्टॉक सेल। और ग्रेक्स के जो पोस्टीरियर सेल्स होते हैं वो क्या बनाता है, स्पोर सेल। तो इनका जो डिफरेंशिएशन होता है एंटीरियर सेल का स्टॉक सेल में, पोस्टीरियर सेल का स्पोर सेल में, इनके पीछे के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो स्टॉक सेल के पीछे जो होते हैं वो होते हैं DIF, डिफरेंशिएशन इंड्यूसिंग फैक्टर। DIF मतलब डिफरेंशिएशन इंड्यूसिंग फैक्टर। तो ये फैक्टर क्या करता है, लो कॉन्सेंट्रेशन में एंटीरियर सेल को डिफरेंशिएट करवाते हैं, किसमें, स्टॉक सेल में। और जो साइक्लिक AMP होती है,
साइक्लिक एएमपी हाई कॉन्सेंट्रेशन में, साइक्लिक एएमपी हाई कॉन्सेंट्रेशन में पोस्टीरियर सेल्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, स्पोर सेल्स में, किस में कन्वर्ट करते हैं, स्पोर सेल्स में। सो ये हो गया डिफरेंशिएशन इन डिटियोस्टीलियम। जैसे हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि डिटियोस्टीलियम में दो अलग अलग सेल डिफरेंशिएट करते हैं, स्टॉक सेल और स्पोर सेल, और स्पोर सेल से एक एक डिटियोस्टीलियम सोलेटरी डिटियोस्टीलियम रिलीज होता है। तो इनका स्टॉक सेल और स्पोर सेल में डिफरेंशिएशन कौन करवाता है, स्टॉक सेल का डिफरेंशिएशन DIF, डिफरेंशिएशन इंड्यूसिंग फैक्टर, और स्पोर सेल का डिफरेंशिएशन करवाते हैं साइक्लिक एएमपी। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ध्यान में रखना है, DIF का लो कॉन्सेंट्रेशन में और साइक्लिक एएमपी का हाई कॉन्सेंट्रेशन में। इसके बाद हम देखेंगे कुछ एक्सपेरिमेंट्स। सो अगर प्री स्पोर सेल्स रहे, प्री स्पोर सेल्स, अगर इन प्री स्पोर सेल्स में हमने DIF को ऐड कर दिया, अगर इन प्री स्पोर सेल्स में हमने DIF को ऐड कर दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो हो जाएंगे स्टॉक सेल में। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्टॉक सेल। ये है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। अगर हमने DIF को, डिफरेंशिएशन इंड्यूसिंग फैक्टर को, अगर हमने प्री स्पोर सेल्स के पोजीशन में अगर हमने ऐड कर दिया तो वो प्री स्पोर सेल किस में डिफरेंशिएट होंगे, वो डिफरेंशिएट होंगे स्टॉक सेल में। अब दूसरा, अगर ऐसा म्यूटेंट रहा, अगर ऐसा म्यूटेंट रहा डिटियोस्टीलियम का जिसमें स्टॉक सेल बनते ही नहीं है, ऐसा म्यूटेंट जिसमें स्टॉक सेल बनते ही नहीं है, सिर्फ स्पोर सेल ही बनते हैं। क्या बनते हैं, सिर्फ स्पोर सेल्स ही। तो अगर इस कंडीशन में हमने DIF ऐड किया, अगर इस कंडीशन में हमने DIF ऐड किया तो वो सेल्स भी किस में डिफरेंशिएट कर सकेंगे, वो डिफरेंशिएट कर सकेंगे स्टॉक सेल में। किस में, स्टॉक सेल में। इसके बाद अगर हमने एंटीरियर पोर्शन अगर हमने रिमूव कर दिया, अभी हमने जैसे देखा कि जो एंटीरियर सेल्स होते हैं वो किस में डिफरेंशिएट करते हैं, स्टॉक सेल में। तो अगर हमने जो एंटीरियर पोर्शन होता है सुडोप्लाज्मोडियम का या फिर गायरेक्स का, वो रिमूव कर दिया, क्या कर दिया, रिमूव ही कर दिया, तो फिर भी सर्जिकली अगर हमने एंटीरियर पोर्शन जो होता है, जो एंटीरियर सेल्स स्टॉक सेल में डिफरेंशिएट होता है, वो हमने रिमूव कर दिया, फिर भी स्टॉक सेल बनेंगे। क्यों, क्योंकि जो प्री स्पोर सेल्स होते हैं, जो प्री स्पोर सेल्स होते हैं वो अपना फेट चेंज कर लेते हैं, वो अपना फेट चेंज करते हैं और किस में डिफरेंशिएट करते हैं, वो डिफरेंशिएट करते हैं स्टॉक सेल में। वो किस में डिफरेंशिएट करते हैं, स्टॉक सेल में। ऐसे डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, रेगुलेटिव डेवलपमेंट। रेगुलेटिव डेवलपमेंट होती है डिटियोस्टीलियम डिस्कॉइडम में। थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या है कि अगर हमने सर्जिकली जो एंटीरियर पोर्शन होता है सुडोप्लाज्मोडियम का, वो अगर हमने रिमूव कर दिया तब भी स्टॉक सेल बनते हैं। क्यों, क्योंकि जो प्री स्पोर सेल्स होते हैं वो अपना फेट चेंज कर लेते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं स्टॉक सेल में, और खुद भी डिफरेंशिएट करते हैं स्पोर सेल्स में। सो ये कैसी डेवलपमेंट है, ये रेगुलेटिव डेवलपमेंट है। सो अगर आपने रेगुलेटिव डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ कमिटमेंट में अगर आपने रेगुलेटिव डेवलपमेंट अगर आपको नहीं पता होगा तो उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप वो भी जाके देख लीजिए। सो थैंक यू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मैकेनिज्म होते हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं एग्रीगेशन के पीछे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इनिशिएशन के लिए साइक्लिक एएमपी, उसके बाद एग्रीगेशन के लिए क्या लगता है 24 किलो डाल्टन ग्लाइकोप्रोटीन, उसके बाद स्टेबलाइजेशन के लिए 80 किलो डाल्टन ग्लाइकोप्रोटीन, माइग्रेशन की स्टेज एक्टिवेट करने के लिए जो थर्ड सेल एडेजन मॉलिक्यूल होता है वो, उसके बाद स्टॉक सेल का डिफरेंशिएशन करते हैं DIF, डिफरेंशिएशन इंड्यूसिंग फैक्टर, लो कॉन्सेंट्रेशन में, और स्पोर सेल का डिफरेंशिएशन करवाते हैं साइक्लिक एएमपी हाई कॉन्सेंट्रेशन में। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैकेनिज्म बिहाइंड एग्रीगेशन। सो इफ you like this video, please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.